नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी। इससे पहले आपने अर्थव्यवस्था विषय के बारे में पढ़ा था और आज हम अर्थव्यवस्था के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था है। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है। राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम। संबंधित देशों की साम्यिक विचारधारा के अनुरूप विश्व में अर्थव्यवस्था को संगठित करने की अब तक की 3 प्रणालियाँ उद्भूत हुई है। अर्थशास्त्र की बेहतर समझ के लिए इनका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। जो ये 3 प्रणालियाँ हैं इनको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे एक एक करके और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये क्या हैं और इनमें से कौन सी बेहतर हो सकती है। पहली है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 1776 में एडम स्मिथ की बुक आती है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये वही बुक है जिससे अर्थशास्त्र विषय का उद्गम भी माना जाता है और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम भी माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन ने कुछ खास विचारों को जन्म दिया, पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए और अंततः पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज़्यादा नियमन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था जिस रफ्तार से हो सकता था। उनके मुताबिक इसके चलते ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि बाजार की शक्तियों के अदृश्य हाथ देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे और आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोकहित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे, इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जरूरी माना था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। जब अमेरिका आज़ाद होता है तब उन्होंने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशित होने के 1 साल बाद ही हो गया था। जब एडम स्मिथ की पुस्तक आई थी 1776 में, तो उसके 1 साल बाद ही अमेरिका ने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया था। इसके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले। सन 1800 आते आते वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, जिसके बाद में कई और नाम भी प्रचलित हुए। प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी जो
कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें जो सरकार गवर्नमेंट होती है उसकी कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा बात करेंगे हम यहाँ पे राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी के बारे में। अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ नजर आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो सोवियत संघ है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। यहाँ तक श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही थे। तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आप अंतर समझिए कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता था, जबकि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है इसमें सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। यहाँ तक कि जो श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही होते थे। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती थी। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन यह वास्तविकता में कभी होता ही नहीं। मूल रूप से इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। इसमें हर विपरीत बातों को शामिल किया गया। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती हैं। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पे आलोचना करती है। जो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना करती है, यह कहकर कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह शोषण करती है। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे राज्य पूंजीवाद कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के यहाँ पे आगे जाते हैं। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नज़रिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो राज्य अर्थव्यवस्था है इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है, राज्य अर्थव्यवस्था का सीधा से सीधा यहाँ पे मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होती है राज्य अर्थव्यवस्था में, स्टेट इकोनॉमी में सामूहिक नियंत्रण होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा था। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उभरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नज़रिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट और मनी 1936 में शामिल हुई। तो यहाँ पे एक बहुत ही वो है बुक आती है एक, द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी। ये किन्स की एक पुस्तक है। जॉन मेनार्ड किन्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 1776 में जब अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था तब अर्थशास्त्र दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था। जब अमेरिका में 1929 में मंदी आई थी, आपको पता होगा एक मंदी आई थी 1929 में अमेरिका में, तो बहुत से जो विचारक थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, वो उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र इस समस्या का पता नहीं लगा सका, जो ये महामंदी आई थी इसके बारे में पता नहीं सका। तो उसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स एक रैग्नरफिश एक अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के, 1933 में अर्थशास्त्र को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक था समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका पिता जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। किन्स ने सरकारी हस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेगी, लेकिन वह गरीबों का गला घोंटकर ही संभव होगा। उन्होंने मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होगा कि सबको नौकरी मिल पाएगी। उनके मुताबिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में मांग में गिरावट के साथ बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो वह 1929 की तरह महामंदी के दौर में परिवर्तित हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर किन्स ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना जरूरी है। मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए किन्स ने सरकारी खर्चे बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दरों में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि और उत्पाद सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया, क्योंकि यह सब मंदी के अहम कारक थे। जब किन्स आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे और उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, जो आर्थिक मंदी आई थी, जब वह उनके कारणों को तलाश रहे थे और उसके बचाव के रास्तों को खोज रहे थे, तब यूरोप अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में पचाना चाहिए। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था अधीन थी। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ की आपूर्ति प्राइवेट इंटरप्राइजेज द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर होने लगा, और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। किन्स की सलाह के मुताबिक कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया गया। इसमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत भी हुई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य उन सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
ज़रूरत पड़ने पर इन उत्पादों पर होने वाले खर्च आम लोगों के कर पर डाला जा सकता था। 1930 से लेकर 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50% हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जो सोशल सेक्टर के नाम से भी मशहूर है। अत्यधिक आवश्यकता वाली उत्पाद और सेवा को आज तक लोग प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते हैं। इसे कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा ताकि आम जनता बाजार में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके, ताकि उनकी मांग कायम हो। उपरोक्त उदाहरण, जो ऊपर की जो उदाहरण है, वो यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था ने खुद को नए सिरे से बदला और इसमें कुछ उपयोगी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस तरह से हुई और इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली। अर्थव्यवस्थाओं के विकास की इस दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लॉज ने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया था जो कीन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। प्रोफेसर लॉज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी थी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद यानी कि मार्केट सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी। मार्केट सोशलिज्म शब्द ऑस्कर लिंच की देन है। मार्केट सोशलिज्म ऑस्कर लिंच ने ही दिया था इस वर्ड को। हालांकि सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाह को खारिज कर दिया। उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया। हालांकि बाद में यह सुझाव कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ। कीन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की प्रयोग की गुंजाइश होती है, जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है। लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती है, लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ में विचार सामने आए। अंततः चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। यह बाजार समाजवाद का पहला उदाहरण रहा। दूसरे सरकारी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। हालांकि दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान भी नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की कोशिश हुई। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका नामक विचारों को अपनाया गया। रूसी शब्द ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन, जबकि पेरेस्ट्रोइका से तात्पर्य पुनर्संरचना से है। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक
बंटवारे की वजह आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रहा। दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी होती है। चीन ने माओत्से के समय से ही इस दिशा में काफ़ी होमवर्क शुरू कर दिया था। इसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी व्यवस्था बनने का चीन का सबसे आदर्श उदाहरण है। इन दो घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ था, जिसके तहत अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरे के अनुभव और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया। लेकिन 1980 के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यवहारिक तौर पर ना तो पूंजीवादी ही रह गई और ना ही समाजवाद रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकलने दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्य दृष्टा माना गया, जो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते साबित भी हुआ। वैसे व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखाता। इस व्यवस्था की विशेषताओं और उसके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार का सामने आना बाकी था। इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया था। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की जरूरत को भी स्वीकार किया। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के नज़रिए में बड़ा बदलाव था, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में यह राय तब बनी जब 1999 में विश्व बैंक की 21वीं सदी में प्रवेश के नाम से प्रकाशित हुई। विश्व बैंक की रिपोर्ट 21वीं सदी में प्रवेश के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा, सरकारी विकास में अहम भूमिका निभाती है। सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है जो सरकार को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को सलाह दी कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वह उन्हें खास क्षेत्रों और उसमें खास दायरे की पहचान कर जिसमें बाजार और सरकार दोनों की दखल हो। विश्व बैंक की इस अंतिम दस्तावेज ने एक तरह से ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही अर्थव्यवस्थाओं के दौर यानी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था यानी एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की मान्यताओं को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव के आधार पर किया गया। इस अर्थव्यवस्था ने दोनों तरह की अर्थव्यवस्था की मेल से बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा वह विवाद भी समाप्त हो गया कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बाजार अर्थ वाली अर्थव्यवस्था या फिर सरकारी अर्थव्यवस्था। इन दस्तावेज में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियतों को शामिल किया गया और इसके मुताबिक दोनों व्यवस्थाओं की खासियतें एक दूसरे की पूरक है। वास्तविक समस्या बाजार या फिर सरकार का होना भर नहीं, बल्कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाना है।
बाजार की अर्थव्यवस्था किसी खास देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल। यह केवल विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते संभव होगा। किसी देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही तय होगा कि जो अर्थव्यवस्था है वह अनुकूल है या उस देश के प्रतिकूल। ठीक उसी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था भी किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। वैसे यह तय है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में ना तो पूंजीवाद ही सबसे अच्छा है और ना ही सरकारी अर्थव्यवस्था। हाँ, इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप मौजूदा समय में सबसे अच्छा है। सरकार, बाजार काफ़ी हद तक किसी भी अर्थव्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होते हैं। लिहाजा इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं बन पाया है जिसे दुनिया भर में एक समान तौर पर लागू किया जा सकता था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार की जिम्मेदारी को खुद से तलाशना होता है। वैसे ये भी संभव है कि किसी अर्थव्यवस्था को बदलते समय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के चलते अपनी मिश्रित अर्थनीतियों में बदलाव लाना पड़ सकता है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत तो स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा, लेकिन 1991 में भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू हो गई। आपको पता होगा 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारत की अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया। मतलब यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब दूसरे देश जो थे, फॉरेन कंट्रीज थे, वो भारत में आके व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन 1991 में भारत की जो इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था की जो हालत थी, वो सही नहीं थी। तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारवाद की नीति अपनाई। माफ़ कीजिएगा, बाहर की जो कंट्री थी उनको व्यापार करने की अनुमति दी गई भारत में। इसलिए भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे माना गया। 1991 की अर्थव्यवस्था को ही कहा गया कि यह एक नई तलाश है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में भ्रम की स्थिति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूह के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वह उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार हुए। तब अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की हिस्सेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया गया और एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते सरकार और बाजार की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया गया। कई व्यवस्थाएं जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था उसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसमें कई उदाहरण हैं: दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि। इसी समय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे जिन्हें सरकार के अधीन ही रखा गया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से सामाजिक क्षेत्र कहा जा सकता है। इनमें शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। भारत 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश था और 1991 के बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही रही, लेकिन सरकार
और बाजार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बदल गई। आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों में बदलाव होने पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत और उसके विकास ने लंबे समय से चले आ रही उस बहस को ख़त्म कर दिया कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। यह बहस 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से शुरू हुआ और विश्व बैंक की 1999 की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट की प्रकाश होने तक जारी रहा था। यह भ्रम की स्थिति करीब 2.25 साल तक बनी रही। मौजूदा समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन WTO का दबदबा है। WTO जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है वह मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं दे सकती, बल्कि यह ज़रूरत पड़ने पर सरकार के कहीं ज़्यादा दखल की जगह बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।